नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज डिस्कस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक जजमेंट के बारे में और सुप्रीम कोर्ट में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने पर रोक लगाने की जो याचिका थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और सोमवार 20 मई 2022 को भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी और कहते हैं जो एविडेंस एक्ट है उसको बदलने के लिए निर्धारित नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को रोकने के लिए एक मांग वाली याचिका फाइल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जिस टाइम पे ये कानून लागू किए गए थे, यानी कि जिस टाइम पे ये विधेयक जो है वो पास हुआ था, उस टाइम पे मैक्सिमम जो सांसद थे उनको पार्लियामेंट में सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके कारण उन्होंने इन कानूनों की जो इन पर बहस होनी थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और इसके कारण उनका कहना था कि जो कानून है इसको लागू करने से रोका जाए और याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था इन कानूनों की अपेक्षित बहस के बिना जो पार्लियामेंट में पारित किया गया था, जिससे इसकी व्यवहारिकता का आंकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का जो है वो गठन की आवश्यकता हुई। उन्हें लगा कि इसके लिए गठन होना चाहिए विशेषज्ञ समिति का, जिसमें जजेस को अपॉइंट किया जाए और वो इन कानूनों के जो है वो गंभीरता से इन पर वो इनकी स्टडी करें और उसके बाद में इसमें अगर कोई कमी है तो इस पर वो बताएं कि किस तरह की कमी है और उसको क्या दूर किया जाएगा। ऐसे ही इन कानूनों को लागू नहीं किया जाना चाहिए। ये जो था वो याचिकाकर्ता का कहना था, जिस पर जस्टिस ज्योति बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की जो बेंच थी, उन्होंने याचिका उचित अध्ययन के बिना दायर किए जाने के कारण खारिज कर दिया। उनका कहना था कि इस याचिका को आपने अच्छे से इसका अध्ययन नहीं किया था, किस लिए आप इस याचिका को दाखिल करना चाहते हैं, क्या चीज़, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं समझ में आ रही है। तो इसलिए जो आपकी याचिका है उसको खारिज कर दिया जाता है और कोर्ट का रुख देते हुए, जब कोर्ट का इस पर कड़ा रुख देखते हुए जो याचिकाकर्ता था विशाल तिवारी, उन्होंने याचिका जो थी वो वापस ले ली और सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि अगर पिटीशन जो है उसको आगे बढ़ाया जाता है और निरर्थक मुकदमाबाजी के लिए अगर इसको चलाया जाता है तो इसके ऊपर जो कोर्ट है वो जुर्माना इस पे लगाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि जो कानून है जुलाई से लागू होने वाला है और विधायी बदलाव में पिछले साल लोकसभा में पारित 3 जो नए कानून वो शामिल किए गए थे, वो थे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक। इन विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो थी वो मंजूरी के बाद में इनको कानून बना दिया गया था और इनको अब जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के एक सम्मेलन में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानून की सराहना की थी और सराहना करते हुए कहा था कि भारत बदल रहा है और नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। यानी कि उनके अनुसार ये कानून जो थे वो भारत के आज की व्यवहारिक जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं और ये कानून जो है वो नई चुनौतियों के लिए अच्छे हैं और इनको जो बदलता भारत है उसके लिए इसका महत्व है और इस तरह के कानून लाए जाने चाहिए थे। नए कानून के नोटिफिकेशन के बाद क्या होगा, लोगों को इसकी आशंका है, तो इसमें नए क्रिमिनल कानून जो है लागू होने की जो तारीख होगी उस तारीख से जब अपराध होगा तो नए कानून में दर्ज किया जाएगा, उसी हिसाब से मुकदमा चलेगा और सजा होगी। इसका मतलब है कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का नए मामले में असर जो है वो होगा और पुराने केस जिस तरह से चल रहे हैं वो उसी तरह से चलते रहेंगे। और दर्ज एफआईआर और पेंडिंग केसों का क्या होगा, ये भी लोगों के मन में संशय है कि जो ऑलरेडी केस चल रहे हैं उनमें भी क्या नया कानून लागू होगा या जो पुराने कानून चल रहे हैं उसके हिसाब से उनको तय किया जाएगा। तो पहले से जो भी केस दर्ज है उनमें पहले के कानून के तहत ही चार्जशीट जो है वो दाखिल की जाएगी और पहले के कानून के तहत ही उसमें मुकदमा चलेगा और जो केस अदालत में पेंडिंग है उन केसों की सुनवाई जो है पहले की तरह ही चलती रहेगी। उन पर इस कानून का कोई असर नहीं होगा, परंतु जो नए मामले आएंगे उन मामलों को नए कानून के तहत ही दर्ज किया जाएगा और उसका जो कोर्ट की प्रोसीडिंग उस पे जो चलेगी वो नए कानून की तरह से ही चलेगी। अब यहाँ पर तीसरा सवाल लोगों के मन में ये है कि पुलिस के सामने क्या होगा, पुलिस के सामने क्या चुनौतियाँ आएँगी? क्योंकि आपको पता है एफआईआर और चार्जशीट जो है वो पुलिस बनाती है, तो अब नए कानून के साथ में पुलिस को भी किस तरह की तैयारी करनी होगी और क्या उनको जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अभी तक पुलिस जो है वो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती थी। औ और अब नए कानून लागू हुए हैं तो इनकी भी ट्रेनिंग देनी होगी उनको
और पुलिस की जो ड्यूटी है वो बढ़ जाएगी क्योंकि उनको नए कानून भी सीखने होंगे और पुराने कानून जो है वो भी उनको अपने ज्ञान में रखने होंगे। तो इस तरह से जो केसों केसों की जो पैरवी कर रहे हैं और जो एफआईआर पुराने नियमों के तहत जो है वो उसी हिसाब से कार्रवाई होती रहेगी और नए केस में जो है वो कानून जो है वो नए कानून के तहत ही कार्रवाई करनी होगी और एफआईआर से लेके चार्जशीट दोनों ही नए प्रावधान के जो है उसके कानून के हिसाब से उन पर अमल करना होगा। हालाँकि धाराएँ बदल गई हैं और उन पर जो है उसका जो कंटेंट है वो वही है परंतु इसमें धाराओं में जो है वो बदलाव किया गया है और ऐसे में पुलिस को जो है नई धाराएँ नए सिरे से जो है वो याद करनी होगी। यानी कि पुलिस की कुछ दिक्कतें तो बढ़ेंगी, उनको नए और पुराने कानून दोनों का ज्ञान रखना होगा क्योंकि चार्जशीट बनाते समय ये सारी चीज़ें जो है वो उनको ध्यान में रख के बनानी होती हैं क्योंकि आगे जो केस चलता है वो इन सारी चीज़ों पर ही डिपेंड होता है कि चार्जशीट किस तरह की बनी हुई है। उसी बिना पर जो है अपोज़िशन के जो एडवोकेट हैं चार्जशीट अगर कमज़ोर बनी होती है तो केस हारने का बड़ा कारण बनती है। तो ऐसे में जो पुलिस है उसकी ड्यूटी बढ़ गई है और उसको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा और नए और पुराने दोनों कानूनों की उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दी जानी पड़ेगी ताकि ये सारी चीज़ें सही से वो कर सकें। अब जो समस्या आएगी वो आएगी जो एडवोकेट्स हैं उनके सामने, क्या वकालत में नई चुनौतियाँ होंगी? ये सारी चीज़ें भी लोगों के मन में संशय का कारण बनी हुई हैं और वकीलों के मन में भी ये सारी चीज़ें कारण जो है वो बनी हुई है कि किस तरह से वो सारी चीज़ें होंगी। तो वकील अब तक आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़कर जो प्रैक्टिस है वो करते थे। अब उन्हें नए कानून को भी याद करना होगा और नए मामले में नए कानून के तहत ही जो उन्हें है कार्रवाई करनी होगी यानी कि जो पुराने केसेस हैं, वो तो पुराने कानून के तहत जिस तरह से चल रहे हैं वो उनको उसकी तैयारी करते रहना होगा। उसके साथ ही नए केसेस आएँगे, उनके लिए नए तरह की जो उनको प्रैक्टिस है वो करनी होगी। उन कानूनों को उन्हें याद करना होगा और अब मामला अदालत में आएगा तो वकीलों को उस नए कानून के तहत दायरे में ही दलील जो है वो देनी होगी और इस तरह देखा जाए तो वकीलों का दोनों कानून को पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा और जो अभी तक लॉ कर रहे हैं, वो जब पढ़कर निकलेंगे, तो दोनों ही कानून जो है उनको यानी कि नए और पुराने दोनों कानून के बारे में उनको बराबरी की जानकारी रखनी होगी और उनको ये सारी चीज़ें फिर से नए सिरे से पढ़नी होगी कि इस तरह का कानून है और क्या है उसमें। तो अब जो नए एडवोकेट आएँगे, उनके लिए एक चैलेंज है कि वो जो पढ़ के आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों के साथ-साथ उनको नए तरह से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा प्रैक्टिस करने से पहले। और अब अदालतों के सामने भी दिक्कतें आएँगी, जो जजेस हैं, जो जजमेंट देते हैं, उनको भी नए और पुराने दोनों कानूनों को जो है वो याद करना होगा, उनको भी उसी हिसाब से जो है वो जजमेंट देने होंगे। तो पुलिस और वकीलों के साथ-साथ अदालतों में भी जजों की जो है वो उनको दोनों तरह के कानून से संबंधित मामलों को देखना होगा। ये हो सकता है कि एक केस नए मामले से के साथ संबंधित हो और दूसरा केस जो है पुराने पेंडिंग केस से संबंधित हो। तो ऐसे दोनों ही मामलों में तय प्रक्रिया और कानून के तहत ही आगे बढ़ना होगा। और जजेस के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि मान लीजिए वो हो सकता है कोई किसी केस की सुनवाई पुराने कानून के तहत कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों पे जजमेंट दे रहे हैं और उसके साथ में उनके सामने नए कानून आ जाएँ तो उनको जजमेंट जो है वो नए सिरे से नए कानून के हिसाब से लिखना पड़े। तो कहीं न कहीं ये चैलेंज सबके सामने आता है, चाहे पुलिस हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे जजेस हों। उन सबको फिर एक नए सिरे से जो है वो ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जो इसमें एक जो सबसे बड़ा जो संशय है वो ये है कि टेरर एक्ट और अपराध पर जो है वो संशय है कि किस तरह से इसको लागू किया जाएगा और किस तरह से उनको सिद्ध किया जाएगा। तो अभी तक जो यूएपीए के तहत जो आतंकवाद से संबंधित जो अपराध को डील किया जाता है और साथ ही संगठित अपराध के मामले को जो डील करने के लिए जो मकोका है, उसके हिसाब से जो है वो जो मामलों को डील किया जाता है। अब इन दोनों तरह के अपराध को मौजूदा कानून में धारा 111 में संगठित अपराध और 113 में टेरर गतिविधि को रखा गया है। ऐसे में स्पेशल एक्ट के औचित्य पर संशय है कि वो किस तरह से काम करेगा, क्या इसका इफ़ेक्ट होगा? क्या ये जिस तरह से पुराने कानून है उतना ही इफ़ेक्टिव साबित हो पाएगा? तो ये सारी चीज़ें जो है जब कानून लागू होगा, जब उसका प्रैक्टिस स्टार्ट होगी और उसको जब जो प्रैक्टिकली उसको एप्लीकेबल किया जाएगा और जब केसेस में इसके डिसीज़न आने स्टार्ट होंगे तभी उसके बारे में समझ में आएगा कि क्या कमियाँ हैं इन कानूनों में और क्या ये परफेक्ट बनाए गए हैं या इनमें किसी तरह की सुधार की अभी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक तरह से कॉम्प्लिकेशंस तो है, वकीलों के सामने भी और पुलिस के सामने भी और जजेस के सामने भी, पर देखना होगा क्या व्यावहारिक जो आज का जीवन है उसमें ये कानून जो है वो सार्थक साबित होंगे।
क्या जिस तरह से डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि भारत अब नई चुनौतियों के लिए तैयार है, क्या ये कानून उतने ही अच्छे साबित होंगे? क्या वो जो आज के चैलेंज है, उनको सारी चीज़ों को पूरा कर पाएँगे? क्योंकि जो सरकार है, उसका मानना है कि जो कानून है, उसका मतलब न्यायोचित होना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लोगों में सुधार आना चाहिए, ना कि उनके ऊपर दंड लागू करना चाहिए। तो ये व्यवस्था एक व्यवस्थित चीज़ को बनाने के लिए की लागू की गई है और अब देखना होगा ये कानून का क्या असर होता है, किस तरह से ये एप्लीकेबल होते हैं, जुलाई में किस तरह से फैसले इसके आने शुरू होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम टाइम-टाइम पे आपको अपडेट करते रहेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे और आप हमारे साथ में बने रहिए क्योंकि आप रासत्ता परिवार हैं और आपका जो है कमेंट और आपका हमारा वीडियो को लाइक करना बहुत मैटर करता है और आपका जो कमेंट है वो हमें मनोबल हमारा बढ़ाता है और इस तरह के हम आपके सामने वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।